तो पावर मेजरमेंट में डीसी देख लिए हम लोग, डीसी का मेजरमेंट कैसे करते हैं वो क्लियर हो गया। फिर उसके बाद से हमने देखा कि एसी में मेजरमेंट जब हम लोग करते हैं तो एसी का जो एसी में एक प्रॉब्लम आता है। एसी में जो एवरेज पावर हम लोग निकालते हैं वो एवरेज पावर क्या होता है, वी आई कॉस पाई, यहाँ एक टर्म आ जाता है कॉस पाई। दैट मीन्स कि हम जो है सिंपल आमीटर वोल्ट मीटर यानी कि सिर्फ करंट को और वोल्टेज को मेजर करके पावर नहीं निकाल पाएंगे। एसी के केस में हम लोग को एक कॉस फाइव भी निकालना पड़ेगा, है ना। तो ये चीज एक हो गया था। इसके अलावा क्या था कि हम लोग जब देखने शुरू किए थे तो एसी मेजरमेंट के लिए हम लोग इलेक्ट्रोडायनामोमीटर इंस्ट्रूमेंट का यूज करना शुरू किए थे। अब इलेक्ट्रोडायनामो इंस्ट्रूमेंट के बारे में हमने पहले भी बताया हुआ है, ठीक है, पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, डिस्क्राइब हम किए हुए थे। तो इलेक्ट्रोडायनामोमीटर जब इंस्ट्रूमेंट हम पहले बताए थे उसमें बताए थे कि उसका आम मीटर और वाट मीटर के सॉरी आम मीटर और वोल्ट मीटर के रूप में कैसे यूज करना है ना। लेकिन इस बार जो है हम लोगों को उसको वाट मीटर में कनेक्ट करना है। तो बस हम पीछे वाला रिकॉल करना चाहते हैं कि आम मीटर और वोल्ट मीटर में कैसे कनेक्ट होता था, ताकि तुम लोगों को क्लियर आइडिया मिल जाए। तो देखो ये तुम्हारा जो बेसिक स्ट्रक्चर इस तरह से शो किया हुआ है ना। ये इलेक्ट्रोडायनामोमीटर इंस्ट्रूमेंट का था जो हम लोग पहले पढ़े हुए थे, ठीक। अब इसमें जब इसको, हाँ इसमें एक चीज था कि जब टॉर्क का इक्वेशन दिखा, टॉर्क का इक्वेशन आई वन आई टू इंटू डी एम बाई डी थीटा होता है, जहाँ आई वन जो है तुम्हारा करंट होता है फिक्स्ड कॉइल के थ्रू, और आई टू जो है तुम्हारा मूविंग कॉइल के थ्रू। एक ये रिलेशनशिप था इंस्टेंटेनियस टॉर्क का। फिर आमीटर के रूप में जब हम लोग यूज किए थे तो क्या किए थे, इन दोनों कॉइल को, फिक्स्ड कॉइल वन, फिक्स्ड कॉइल टू और मूविंग कॉइल, ये सीरीज में रखे हुए थे। किसके साथ, लोड के साथ। ये सारा करंट देखो सीरीज है। इस तरह से क्या होता था कि आई वन इक्वल टू आई टू इक्वल टू आई, ये हो जाता था। ये आमीटर के केस में होता था। वोल्ट में, और देखो हमारा जो फाइनल डिफ्लेक्शन जो है वो क्या होता था, फाइनल जो डिफ्लेक्शन है वो भी, उस पर भी ध्यान देना, वो आई करंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता था, है ना। अल्टीमेटली हमको क्या चाहिए जी, हमको करंट मेजर करना है तो मेरा डिफ्लेक्शन करंट के साथ कुछ रिलेशनशिप होना चाहिए। अगर वोल्टेज मेजर करना है तो डिफ्लेक्शन का वोल्टेज के साथ कुछ रिलेशनशिप होना चाहिए। देखो यहाँ पे अगर हम वोल्ट मीटर की बात करेंगे तो वोल्ट मीटर में तुम्हारा क्या होता है, इन दोनों को, मूविंग कॉइल और ये तुम्हारा फिक्स्ड कॉइल, दोनों जो होते हैं वो लोड के साथ पैरेलल में अटैच रहते थे, है ना। तो जो थीटा का जो रिलेशनशिप था वो हम लोग वोल्टेज के टर्म में लिखे हुए हैं। देखो यहाँ पे वी स्क्वायर है कि नहीं, थीटा जो है वी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है ना। इसमें तुम्हारा क्या होता था, आई स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता था। तो यहाँ जो स्केल रहता था आमीटर में भी, वो तुम्हारा नॉन लीनियर रहता था, है कि नहीं। देखो नॉन लीनियर रिलेशनशिप है। सिमिलरली थीटा के साथ यहाँ पे क्या है, नॉन लीनियर रिलेशनशिप है ना। तो ये सारा चीज हम लोग देख चुके हैं आमीटर पे का, ये इलेक्ट्रोडायनामोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट का आमीटर और वोल्ट मीटर के रूप में कैसे यूज करना है ना। अब एक और चीज हम लोग नोटिस किए थे कि अगर हम लोगों को साइनसॉइडल करंट देते हैं, ठीक, साइनसॉइडल करंट देते हैं तो हम लोग इंस्टेंटेनियस टॉर्क के फॉर्मूला से काम चलेगा नहीं, हम लोग को एवरेज निकालना पड़ेगा। एवरेज हम लोग निकाल के देखे थे, एवरेज हम लोग को कैलकुलेशन के लिए इस तरह यूज करना पड़ेगा। और जब हम लोग एसी साइनसॉइडल, जो एसी में जब साइनसॉइडल करंट की जब बात किए थे तो साइनसॉइडल करंट में हम लोग अल्टीमेटली ये रिलेशनशिप मिला था, आई वन आई टू, जहाँ आई वन आई टू क्या है, आरएमएस वैल्यू है। ये चीज सबको क्लियर होना चाहिए अभी तक, है ना, कि एसी के साथ इसका तुम्हारा रिलेशनशिप ये है, और डीसी के साथ रिलेशनशिप में कॉस फाई नहीं रहता है ना। क्योंकि इलेक्ट्रोडायनामोमीटर इंस्ट्रूमेंट हम लोग दोनों दोनों पावर मेजरमेंट के लिए यूज करने वाले हैं, एसी प्लस डीसी, है ना, एसी और डीसी दोनों का, लेकिन दोनों का अलग अलग देखेंगे। तो फिलहाल तुम लोग ये देखो, एसी में तुम्हारा ये रिलेशनशिप होता है जहां ये आई वन जो है आरएमएस करंट है किसका, आरएमएस करंट बताओ किसका, करंट कॉइल का। और आई टू जो है तुम्हारा आरएमएस करंट है किसका, मूविंग कॉइल का, है ना। और एंगल फाई जो है दोनों के बीच में कितना लैगिंग एंगल है ना, दोनों के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट एंगल जो है ना, वो एंगल कितना है यहाँ पे, वो लैगिंग एंगल फाई है, तो वो फाई यहाँ पे यूज हुआ है, ठीक है। अब इसी इसी नॉलेज का हम लोग आगे यूज करेंगे, ठीक है। बस ये पीछे था तुम्हारे नोट्स में ऑलरेडी, इसलिए हम उसको रिवाइज बस करा दिए। चलो तो अब आज के क्लास में आ जाओ। आज के क्लास में हम लोग क्या है, इलेक्ट्रोडायनामोमीटर, वाट मीटर। अब वाट मीटर के लिए क्या कंस्ट्रक्शन है वो हम लोग को फोकस कर लेना है ना। तो वाट मीटर में देखो, वाट मीटर में होता क्या है ना कि तुमको जो है, जो आमीटर में दो कॉइल है, देखो इसमें दो कॉइल होता है। पहला चीज तुम्हारा एक फिक्स कॉइल होता है, एक फिक्स कॉइल होता है। फिक्स कॉइल का दो पार्ट होता है, ठीक, फिक्स कॉइल वन, फिक्स कॉइल टू, उसके बाद एक मूविंग कॉइल होता है। तो
इसमें जो है ना, जैसे हम लोग आमीटर वोल्ट मीटर पढ़े थे, तो वोल्ट आमीटर क्या करता था, करंट का रीडिंग करता था, वोल्ट मीटर तुम्हारा वोल्टेज का रीडिंग ले लेता था, है ना। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देते थे डीसी मेजरमेंट के लिए। यहाँ पे क्या है, ये करंट कॉइल जो है ना, करंट कॉइल आमीटर की तरह बिहेव करता है, ठीक है। करंट कॉइल का सिमिलर फंक्शन है आमीटर। ये क्या करेगा, जैसे पावर मेजरमेंट करना है तो आपको करंट होगा और वोल्टेज होगा ना, तो उस करंट को इस करंट कॉइल मेजर करता है, एक तरीके से समझ लो। क्या करता है, वो जो करंट हम लोग को जो मेजर करना है ना, वो जो पावर मेजर करना है, उसका जो करंट है वो इस करंट कॉइल के थ्रू जाएगा, और जो वोल्टेज है वो वोल्टेज किसके थ्रू रहना चाहिए, इस मूविंग कॉइल के थ्रू। अब इसमें भी जैसे आमीटर वोल्ट मीटर में क्या होता था, दो मेथड होता था। एक तुम्हारा क्या करते थे, आमीटर पहले कनेक्ट कर देते थे, बाद में वोल्ट मीटर कनेक्ट करते थे, है कि नहीं। अब तब जाके यहाँ पे तुम क्या करते थे, मेजर जो भी लोड है यहाँ रहता था। दूसरा मेथड रहता था ये कि तुम्हारा पहले तुम क्या करते थे कि पहले वोल्ट मीटर लगा देते थे और आमीटर बाद में लगाते थे, है ना। दो मेथड बताए थे कि नहीं, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी जो कनेक्शन वाइज अगर चला जाएगा ना, इस ये जो पोटेंशियल कॉइल है ना, ये मूविंग कॉइल जो है, इसको इसका कनेक्शन यहाँ से यहाँ किया जा सकता है, तो ये आमीटर वोल्ट मीटर की तरह रहेगा। और इसका कनेक्शन एक ऐसा भी किया जा सकता है, देखो यहाँ पे एक कनेक्शन तुमको दिख रहा है ना, यहाँ से किए हुए हैं हम, है ना। मतलब पहले पहले फिक्स कॉइल आ गया, फिर मूविंग कॉइल, और एक कनेक्शन हम आगे तुम लोग को दिखाएंगे, ऐसा भी करेंगे। पहले ही वोल्ट पोटेंशियल कॉइल लगा देंगे, फिर फिक्स कॉइल लगा देंगे, उसके बाद करंट कॉइल लगाएंगे। तो दोनों का अपना अपना एडवांटेज डिसएडवांटेज, दोनों में एरर अलग अलग आता है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे एनालिसिस जब करेंगे। तो फिलहाल कंस्ट्रक्शन पे फोकस करते हैं। और कंस्ट्रक्शन में क्या है, कंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या देख रहे हैं, देखो इस डायग्राम को हम चाहें तो इग्नोर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तुम्हारा इलेक्ट्रोडायनामो कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन में फोकस करो, क्या है, फिक्स्ड कॉइल है पहला चीज, फिर मूविंग कॉइल है, उसके बाद से तुम्हारा कंट्रोलिंग के लिए होगा कुछ, फिर कुछ डैम्पिंग के लिए होगा। तो हम लोग वही चीज देखेंगे कि क्या क्या होता है। देखो, तो कंस्ट्रक्शन में ये एक्चुअल कंस्ट्रक्शन देख लो, ये मशीन जो तुम्हारा इंस्ट्रूमेंट रहता है वो एक्चुअली कैसे रहता है वो देखो। यहाँ पे देखो, यहाँ तुमको दिख रहा होगा बीच में स्प्लिट किया हुआ है, ध्यान से देखना। यहाँ एक ये हो गया फिक्स्ड कॉइल, ये दूसरा तुम्हारा फिक्स्ड कॉइल हो गया, है ना। और इन दोनों के बीच में ना, ये एक मूविंग कॉइल गोल गोल लगा रहता है, ये वाला, ये दोनों फिक्स्ड कॉइल है। नीचे वाला जो स्ट्रक्चर है उसी का डायग्राम यहाँ पे काट के बनाया हुआ है, और बीच में मूविंग कॉइल रहता है। और यहाँ जो बीच में, तो बीच में एक लाइन दिख रहा है तुम लोगों को, और ये गैप रहता है, ठीक है। और इसी के में तुम्हारा क्या होता है, वो मूव करने के लिए, ये पूरा हॉलो एरिया में मूविंग कॉइल जो है मूव करने के लिए फ्री रहता है, ठीक है। इतना पॉइंट क्लियर हो गया। तो देखो, तो हम लोग अब कंस्ट्रक्शन में देखें तो पहला चीज क्या है, यहाँ पे देखो नंबर वन जो है तुम्हारा क्या है, फिक्स्ड कॉइल्स। अब फिक्स्ड कॉइल्स का क्या है कि फिक्स्ड कॉइल्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो फिक्स्ड कॉइल को करंट कॉइल भी कहते हैं, क्यों, क्योंकि जो करंट हम लोगों को पावर के लिए, जो करंट जो है ना, वो करंट जो है, लोड करंट कह लो, वो तुमको इसी में मेजर करना है, वही करंट तुम्हारा इसमें जाएगा, ठीक है। ये तुम्हारा करंट कॉइल भी इसको कहते हैं। इसको सीसी से भी हम लोग डिनोट कर सकते हैं, एफसी या सीसी, ये दोनों चीजें इसके लिए यूज होती हैं। हम लोग सीसी से भी इसको डिनोट कर सकते हैं। फिक्स्ड कॉइल्स और फील्ड कॉइल्स, देखो फिक्स्ड कॉइल भी कहते हैं, फील्ड कॉइल भी कहते हैं, आर कनेक्टेड इन सीरीज विद द लोड। लोड जो भी हम लोग को जिसका पावर मेजरमेंट करना है उसके साथ ये सीरीज में रहता है, ठीक। इसका काम क्या है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करना। जैसे परमानेंट मैग्नेट क्या करता था, मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करता था ना जी, सिमिलरली इसका भी पर्पस है मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करना। फिक्स्ड कॉइल आर यूजुअली वाउंड विद थिक वायर। देखो थिक थिक वायर का, अब ये बताओ, इसको हम लोग थिक वायर से करते हैं ताकि, क्यों, इसको मेन लोड करंट ड्रॉ करना है ना। तो मेन लोड ड्रॉ करना है, तो ये क्या करे, ज्यादा से ज्यादा करंट ड्रॉ कर सके, ठीक है। इनिशियली जब कंस्ट्रक्शन होता था ना, जब शुरुआत में जब इसका डिजाइन होता था अर्ली फेज में, तब 100 एम्पियर रेटिंग के हिसाब से करंट का ड्रॉ किया जाता था। लेकिन बाद में क्या हुआ, एक मतलब उससे प्रॉब्लम आने लगा, ज्यादा करंट जब होता था तो लॉसेस, एडी करंट लॉस, ये सब ज्यादा होता था, ठीक है। तो अब ये जो करंट जो होता है ना, ये 20 एम्पियर या 5 एम्पियर पे रहता है ना। अब तुम लोग जानते हो कि 5 एम्पियर अगर करंट है, अगर मान लो ये इलेक्ट्रोडायनामोमीटर हम बना दिए जो 5 एम्पियर ही मैक्सिमम करंट ले सकता है, फिर भी हम इसका आसानी से हाईयर करंट मेजर करने के लिए यूज कर सकते हैं। कैसे, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर यूज करके, है ना। हम लोग इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर पढ़ चुके हैं, तो वो आराम से हमको 5 एम्पियर के रेंज का करंट दे देगा, है ना, स्टेप डाउन करके, ठीक है। वो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर का फंक्शन तुम लोग जानते हो, ठीक है। तो ये इसमें मैक्सिमम करंट लगभग वही रेटिंग जो होता है वो 5 एम्पियर या फिर 20 एम्पियर किसी किसी कंस्ट्रक्शन में, ठीक है।
तो देखो ये क्वाइल जो है दो सेक्शन में बटा हुआ है ना, दोनों सीरीज में बोले हम, है ना, ठीक है। अब देखो दोनों को दो सेक्शन में बांटा किस लिए, ताकि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दे सके, है ना। दोनों को दो सेक्शन में बांटा गया है, दोनों यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड सके। और तुम्हारा जो है मूविंग जो शाफ्ट जो है ना, देखो इन दोनों के बीच में रखा गया है, तो इनका इनका पार्टीशन कर देने से ना कि मूविंग शाफ्ट जो है वो बीचों बीच में रख मतलब रख पाना भी पॉसिबल होता है। तो ये दो रीजन होता है कि हम लोग इसको दो पार्ट में क्यों रखते हैं, है ना। इसके अलावा नॉलेज के लिए जान लो कि अगर बहुत ज्यादा करंट का फिर भी हमको अगर रिक्वायरमेंट हो जाए, मान लो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर तुम यूज नहीं कर रहे हो, फिर भी तुमको ज्यादा करंट का रिक्वायरमेंट है, तो इन जो फिक्स्ड कॉइल्स होते हैं ना, उनका पैरेलल कनेक्शन भी किया जा सकता है सर्टेन केस में, समझ गए। सर्टेन केस में फिक्स्ड कॉइल्स का दो फिक्स्ड कॉइल है आपस में सीरीज में कनेक्टेड होते हैं, लेकिन अगर हम दोनों को पैरेलल में भी कनेक्ट कर देना तो तुम्हारा करंट कैपेबिलिटी जो है इंस्ट्रूमेंट का वो डबल हो जाएगा, ठीक है। जानते हो पैरेलल में करंट ज्यादा होता है पैरेलल सर्किट में, तो तुम्हारा ये इसमें क्या हो जाएगा, करंट तुम्हारा उस केस में डबल हो जाएगा फिलहाल। लेकिन हम लोग अपने अपने एजम्पशन के लिए याद रखेंगे कि नॉर्मल केसेस में हम लोग इसको फिक्स्ड कॉइल दोनों क्या होते हैं, सीरीज में होते हैं, ठीक है। और ये दिमाग में रखेंगे। और इसका दो पार्ट होता है, फिक्स्ड कॉइल को फिक्स्ड कॉइल 1 फिक्स्ड कॉइल 2, किस लिए दो पार्ट किया जाता है, ताकि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो सके, और जो मूविंग शाफ्ट है वो तुम्हारा बीच में हम लोग उसको पोजीशन कर सके, है ना। ये तुम्हारा हो गया। और ये थिक थिक वायर्स के होते हैं। अब मेरे को कोई ये बताओ, अगर थिकनेस ज्यादा है तो रेसिस्टेंस का वैल्यू कम होगा या ज्यादा होगा, बहुत सिंपल चीज है, बता दो जल्दी से, ममता, सुमन। रेजिस्टेंस कम कम होगा, है ना। तो रेसिस्टेंस इसका कम रहता है, ये चीज दिमाग में रखना, आगे इसका यूज आने वाला है, ठीक है। इसके बाद हम लोग दूसरा जो पॉइंट है हमारा क्या है, मूविंग कॉइल। अब देखो मूविंग कॉइल को हम लोग वोल्टेज कॉइल भी कहते हैं, तुमको पता है ना, ये वोल्टेज को मेजर करता है जो और इसको प्रेशर कॉइल भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे P फॉर प्रेशर कॉइल है ना, इसको हम लोग प्रेशर कॉइल भी कहते हैं। तो देखो मूविंग कॉइल जो है ये क्या है, कनेक्टेड अक्रॉस द लोड। देखो अक्रॉस जब भी बोला जाता है ना, अक्रॉस का मतलब है कि पैरेलल में लगाया गया है ना। देखो कंस्ट्रक्शन में तुम यहाँ देखोगे, ये देखो ये जो है लोड, मान लो तुम्हारे यहाँ कनेक्टेड, तो ये लोड के अक्रॉस है कि नहीं। या फिर तुम ये भी स्ट्रक्चर देख लो, यहाँ पे भी देखो, ये जो है लोड के अक्रॉस है ना। तो लोड के पैरेलल मतलब लोड का अक्रॉस, ठीक है। तो तुम्हारा करंट कॉइल सीरीज में हो गया, और मूविंग कॉइल तुम्हारा क्या हो गया, अक्रॉस द लोड हो गया, है ना। और इसमें करंट कैरी कौन, इसमें तो ये भी एक करंट कैरी करेगा, तो ये करंट जो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा किसके, उस वोल्टेज के, है कि नहीं। जो भी हम लोग को वोल्टेज मेजर करना है, ठीक है, जो भी लोड है, लोड का वोल्टेज होगा करंट होगा, करंट तुम्हारा करंट कॉइल मेजर कर रहा है, और ये वोल्टेज, इस वोल्टेज के प्रोपोर्शनल करंट जो है वो फ्लो करेगा किसमें, मूविंग कॉइल में, है ना। तो अब देखो इसका एक और फीचर्स है कि इसमें एक नॉन इंडक्टिव रेसिस्टेंस कनेक्ट किया जाता है सीरीज में। देखो यहाँ पे जो तुम फिगर देखे होगे, यहाँ पे एक आरवी शो किया गया है, देख रहे हो। ये आरवी जो होता है नॉन इंडक्टिव रेसिस्टेंस होता है, रेसिस्टेंस ऐसा है जिसका कोई इंडक्टिव पोर्शन नहीं है ना, ठीक है। तो एक नॉन इंडक्टिव रेसिस्टेंस उसके सीरीज में कनेक्ट किया जाता है करंट को लिमिट करने के लिए, कि करंट जो है वो तुम्हारा क्या है, स्मॉल वैल्यू ही रहे। हम लोग को करंट ज्यादा वैल्यू नहीं रखना चाहिए इसमें। ज्यादा करंट कौन ड्रॉ करता है भाई, करंट कॉइल में। करंट कॉइल को इस तरह से डिजाइन किया जाता है क्या, ताकि वो हेवी करंट मतलब ड्रॉ कर सके, समझे। लेकिन जो तुम्हारा पोटेंशियल कॉइल है उसको इस तरह से डिजाइन किया गया है ताकि वो करंट कम करंट हैंडल कर सके, और इसी की वजह से उसको क्या किया जाता है कि कम करंट हैंडल कर सके। क्योंकि देखो भाई मूविंग कॉइल एक्चुअली मूव करता है ना जी, तो मूव करेगा, अगर तुम उसको रेसिस्टेंस ज्यादा करंट हैंडल करने के लिए तुमको मोटा कंडक्टर लगाना पड़ेगा, मोटा वायर लगाना पड़ेगा, मोटा वायर जो होता है उसका वजन ज्यादा होगा, है ना। तो इसलिए मूविंग का इनर्शिया बढ़ जाएगा। इसी की वजह से इसको सोचा कम करंट करने के लिए इसको क्या किया जाता है, ताकि ये करंट कम करंट ड्रॉ करेगा जब, तो हमको रेसिस्टेंस भी है कम, मतलब रेसिस्टेंस ज्यादा भी रख सकते हैं, लेकिन हम लोग कॉइल पतला यूज कर सकते हैं, है कि नहीं। फाइन वायर यूज करेंगे इसके लिए, है ना। फाइन वायर्स मतलब एकदम पतला पतला वायर यूज करेंगे, जिससे तुम्हारा इसका वेट ज्यादा ना हो। तो वेट मूविंग सिस्टम में इसका वेट ज्यादा नहीं होगा, तो वो मेरे लिए अच्छा होगा। तो इनर्शिया कम रहेगा, तो तुम्हारा जो पॉइंटर का मूवमेंट है वो अच्छा रहेगा। टॉर्क बाई वेट रेशियो जो होता है ना, वो इसका ज्यादा हो जाएगा अगर वेट कम रहेगा तो, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हाँ, तो हम लोग ने क्या किया, सीरीज में इसके रेसिस्टेंस रख दिया ताकि करंट का जो वैल्यू है वो कम हो सके। और वो भी एक और चीज, एक और पर्पस रहता है हमारा, पर्पस ये जो भी वोल्टेज है ना, जो वोल्टेज कॉइल में जो करंट रहे वो इन फेज रहे लोड वोल्टेज के साथ, है ना। इन फेज कहने का मतलब क्या, अगर वोल्टेज का फंक्शन ये है तो तुम्हारा करंट इसके साथ किस तरह से रहे, ये अगर मान लो तुम्हारा ब्लैक वाला अगर वोल्टेज है,
ठीक है। ये वोल्टेज है, ये मान लो पोटेंशियल कॉइल का वोल्टेज है, तो तुम्हारा इसमें आईपीसी तुम्हारा इसके साथ इन फेज होना चाहिए। हम लोग इस तरह से, इसका मतलब पर्पस ये रहता है कि रेसिस्टेंस सर्किट अगर ज्यादा रेसिस्टिव रहता है ना, तो वोल्टेज और करंट क्या होते हैं, इन फेज होते हैं। अगर ज्यादा इंडक्टिव रहेगा तो दोनों को लैगिंग ज्यादा होगा, है ना। तो यहाँ पे हमारा हमारा पर्पस यही है कि दोनों जितना से ज्यादा पॉसिबल हो सके इन फेज रहें, है ना। मान लेते हैं कि अगर परफेक्टली इतना नहीं रह सकता है, तो इनपरफेक्टली थोड़ा बहुत इसके क्लोज रहेगा जी, थोड़ा बहुत हल्का सा लैगिंग करेगा, है ना। तो इस तरह मेरा पर्पस यही रहता है कि इसको जितना क्लोज लेके जाया जा सके लेके जा सके, तो वही चीज लिखा गया है यहाँ पे, ठीक है। इसलिए मूविंग कॉइल अब क्या है, फाइन वायर से बने होते हैं, है ना। तो फाइन वायर, जो पतला वायर से जो इंस्ट्रूमेंट बना हुआ है, पतला वायर जब रहेगा तो रेसिस्टेंस क्या होगा बताओ, हाइयर। जैसे मोटा वायर का रेसिस्टेंस कम होता है और पतला वायर का रेसिस्टेंस क्या होगा, हाइयर, अगर हम लोग लेंथ दोनों का सेम मानते हैं तो, ठीक है। तो यहाँ देखो, अब यहाँ पे क्या किया गया है, कंट्रोल यूज किया गया। कंट्रोल कौन सा यूज कर रहे हैं हम लोग, स्प्रिंग कंट्रोल यूज कर रहे हैं। स्पेशल केसेस में ग्रेविटी यूज होता होगा, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे, नॉर्मली स्प्रिंग कंट्रोल यूज किया जाता है मेजरमेंट के लिए, ठीक है। उसके बाद से डैम्पिंग, डैम्पिंग हम लोग यस, एयर फ्रिक्शन एयर डैम्पिंग यूज फ्रिक्शन करते आता हैं। है। सर्टेन सिनारियो में एडी करंट डैम्पिंग भी यूज होता है, जब तुम्हारा फॉर्मर और कोर जो है मूविंग कॉइल में प्रॉपरली दिया जाता है तो। लेकिन अदरवाइज तुम्हारा हम लोग का जो मोस्टली जो यूज होता है उसमें क्या होता है कि एयर कोर यूज करते हैं हम लोग, यहाँ पे आयरन कोर नहीं डालते हैं, है ना। तुमको पता था ना, पीएमएमसी में एक आयरन कोर रहता था, उसके ऊपर तुम्हारा एक एल्युमिनियम का फॉर्मर लगा रहता था, फिर उस पे कॉइल लपेटा हुआ रहता था। तो यहाँ पे वैसा नहीं रहता है। स्पेशल केसेस में वो लोग वैसा यूज कर सकते हैं, ठीक है, जहां एडी करंट डैम्पिंग यूज करता है, लेकिन नॉर्मली हम लोग इसमें एडी करंट डैम्पिंग अवॉइड करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो तुम्हारा डैम्पिंग, एयर डैम्पिंग हम लोग यूज कर रहे हैं। स्केल और पॉइंटर कैसे होते हैं भाई, तो पॉइंटर जो स्केल जो होता है तुम्हारा मिरर टाइप स्केल होता है। मिरर टाइप स्केल तुम लोग जानते हो, यहाँ पे स्केल इस तरह से रहेगा और यहाँ पे एक मिरर दिया रहता है, ठीक है। मिरर का पर्पस क्या रहता है जी, कि तुम्हारा जो पॉइंटर अगर ऐसे जाए तो तुम्हारा मतलब पॉइंटर एकदम नीचे, मतलब तुम जब देख रहे हो तो इसका जो परछाई है वो तुम्हारा जो इमेज बन रहा है वो इसी पे रहे, ओवरलैप कर जाए, ताकि तुम्हारा जो पैरेलक्स एरर होता है ना, हम बताए थे ना, एरर ड्यू टू पैरेलक्स, पैरेलक्स एरर आता है, तुम साइड से देखोगे, इधर उधर से देखोगे तो लगेगा कि जैसे कुछ और मेजरमेंट है ना। तो वो पैरेलक्स एरर को अवॉइड करने के लिए हमने क्या किया था, यहाँ पे एक मिरर टाइप का स्केल यूज किया, ठीक है। यहाँ पे मिरर और, ठीक है। तो ये तुम्हारा मिरर टाइप स्केल और पॉइंटर तुम्हारा क्या होता है, फाइन नाइफ एज पॉइंटर होता है, मतलब एकदम आगे में जाके एकदम पतला रहता है, ठीक है, इसलिए नाइफ एज पॉइंटर कहते हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया कंस्ट्रक्शन का डिटेल, समझ गया ना। कंस्ट्रक्शन के डिटेल में तुमको क्या करना है, ये फिगर बना देना, अगर पॉसिबल है तो ये भी फिगर बना दो, ये दो फिगर बना दो, ये फिगर तो बनाने की जरूरत है नहीं, ठीक है, बनेगा भी नहीं तो। और उसके बाद से इतना सारा लिख दो, तो ये तुम्हारा कंस्ट्रक्शन के डिटेल में हो गया, है ना। अब जो है अगला जो टॉपिक हम लोग को जानना है इसमें, उसका ऑपरेशन क्या है, इसका थ्योरी क्या है या फिर प्रिंसिपल क्या है। ऑपरेशन क्या है या प्रिंसिपल क्या है, बात बराबर है, ठीक है, ठीक है। प्रिंसिपल इसका क्या है, ठीक है। अभी कौन से प्रिंसिपल पे काम कर रहा है वो हम लोग को देखना है, ठीक है, चलो। तो इसमें हम लोग एक चीज तो क्लियर हो गया होगा तुम लोग को, ये बताएं कि एसी मेजरमेंट के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं भाई, एवरेज टॉर्क का रिलेशनशिप यूज करते हैं। तो एवरेज टॉर्क का रिलेशनशिप क्या होता है, टीडी इक्वल टू, ये जो डिफ्लेक्शन टॉर्क है वो आईसीसी इंटू आईपीसी कॉस फाई डीएम बाई डी थीटा, है ना। यहाँ आईसीसी क्या है जी, करंट कॉइल के थ्रू जितना करंट जा रहा है वो है। आईपीसी क्या है, पोटेंशियल कॉइल के थ्रू जितना करंट जा रहा है वो है। और कॉस फाई क्या है, फाई जो है इन दोनों के बीच के जो लैग एंगल है ना, आईसीसी और आईपीसी के बीच में वो है, ठीक है। इतना चीज क्लियर हो गया। तो देखो यहाँ पे अब बात समझो, हमारा पर्पस क्या है जी, यहाँ पे एक लोड है, ठीक है, यहाँ पे एक लोड है, इस लोड का पावर हम लोग को मेजर करना है। अब ये ऑब्वियसली हम लोग एसी के लिए बात कर रहे हैं, तो ये सारा एसी लोड है। तो तुम्हारा इस एसी लोड का पावर क्या होगा जी, पावर दिया जाएगा VL IL cos फाई। देखो IL क्या है, इस लोड में जो करंट जा रहा है वो, VL क्या है, इस लोड के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो, है ना। तो ये जो VL IL cos फाई होगा ये इसका एक्चुअल वैल्यू होगा, एक्चुअल पावर का वैल्यू होगा, इसीलिए इसको ट्रू पावर बोल दिए, ट्रू पावर, है ना। ये इसका ट्रू पावर हुआ है और एक्चुअल पावर, ठीक है। तो ये लोड एक्चुअली इतना पावर कंज्यूम कर रहा है। तो हमने क्या बताया कि जो भी इंस्ट्रूमेंट बना रहे हैं तो उसका जो डिफ्लेक्शन होता है ना, वो डिफ्लेक्शन किसके प्रोपोर्शनल होना चाहिए। अगर हम लोग पावर मेजरमेंट कर रहे हैं तो डिफ्लेक्शन जो तुम्हारा पावर के प्रोपोर्शनल होना चाहिए। अगर वोल्टेज मेजरमेंट कर रहे हैं तो तुम्हारा वोल्टेज के रिलेशनशिप होना चाहिए थीटा के साथ, है कि नहीं। जैसे हम लोग वाट मीटर में क्या पढ़े जी,
वाट मीटर में हम लोग क्या पढ़े हैं, वाट मीटर में हम लोग पढ़े थे ना कि थीटा जो होता है, सॉरी वाट मीटर बोल रहे हैं, मीटर में हम लोग पढ़े कि आई स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। वोल्ट मीटर में पढ़े कि हम लोग ये वी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि करंट मेजर करना है तो करंट का रिलेशनशिप, वोल्टेज मेजर करना है तो वोल्टेज का रिलेशनशिप, और अगर पावर मेजरमेंट करना है तो क्या होना चाहिए, पावर का रिलेशनशिप होना चाहिए, है ना। अब हम लोग देखेंगे कि वो लीनियर रिलेशनशिप, देखो ये दोनों नॉन लीनियर रिलेशनशिप है, इसमें हम लोग देखेंगे कि लीनियर आता है कि नॉन लीनियर। हम लोग को अभी पता चलेगा कि ये जो रिलेशनशिप आता है इस केस में वो लीनियर रिलेशनशिप आता है। यानी कि अल्टीमेटली हम लोग को कहां पहुंचना है जी, ये थीटा प्रोपोर्शनल टू पीटी, इसी यही रिलेशनशिप लेके आना है, समझे। अब हम जो करने जा रहे हैं थ्योरी में हम लोग यही देखेंगे कि टॉर्क का रिलेशनशिप तो हम लोग को पता है करंट के टर्म्स में, लेकिन हमको जो थीटा का रिलेशनशिप चाहिए वो पावर के टर्म में चाहिए, तब ना वो पावर मेजरमेंट कर पाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम लोग चले, तो देखो यहाँ पे अब चीजें हम लोग देखते हैं। ये जो सर्किट है, इसी सर्किट को हम यहाँ पे ड्रॉ किए हुए हैं, है ना। इसी सर्किट को हम क्या किए हैं, यहाँ पे ड्रॉ किए हुए हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखो ये जो भी है, यहाँ पे जो भी वोल्टेज रहेगा इसको हम लोग यहाँ पे भी करके दिखा दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं, है ना। उसके बाद से तुम्हारा यहाँ पे जो करंट है ये आई है, तो यहाँ पे भी आई दिखाए हैं। यहाँ पे जो पीसी इसके जो यहाँ से देखो, यहाँ पे सीधा सीधी ये पीसी है तो यहाँ पे पीसी दिखा दिए, और यहाँ पे आरबी, ठीक है, सेम है ना। और यहाँ पे ये जो सीसी है इसको 2 को हम दिखा दिए हैं, सीसी, और यहाँ पे लोड है, ठीक है। तो लोड के अक्रॉस जो वोल्टेज है, लोड के अक्रॉस वोल्टेज कितना है जी, ये लोड के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो VL है ना। लोड के अक्रॉस कितना वोल्टेज है, VL, ठीक। और यहाँ पे ये पीसी के अक्रॉस भी कुछ ना कुछ वोल्टेज होगा, है कि नहीं। पीसी के अक्रॉस कुछ वोल्टेज होगा, VPC। और यहाँ पे अगर तुम लोग सोचोगे तो VCC, यहाँ पे इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होना चाहिए, है ना। तो इसी तरह से ना सब, ये कॉइल है तो इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होना चाहिए, ये कॉइल इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो तुम्हारा जो VL होगा वो तुम्हारा जो होगा, VL जो होगा वो तुम्हारा इन दोनों के सम के बराबर होगा। देखो VCC और VPC के सम के बराबर होगा, है ना। और VPC जो होगा वो इस V के बराबर होगा, ठीक है। देखो ये जो VPC है, यहाँ पे जो वोल्टेज है वो इसके वोल्टेज और इन दोनों के वोल्टेज के सम के बराबर होगा, है ना। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, VPC जो होगा, तो देखो V जो है, यहाँ का जो वोल्टेज V है वो VPC के बराबर है, और ये किसके बराबर होगा, VCC प्लस लोड वोल्टेज, इसके बराबर होगा, है ना। ठीक, तो देखो यहाँ पे क्या है ना, हम लोग एक एजम्पशन करते हैं। क्या एजम्पशन करते हैं, हम तुमको पहले ही बता दिए कि जो आपका करंट कॉइल होता है वो करंट कॉइल का बहुत हम लोग मोटा थिक वायर यूज करते हैं। इसका मतलब इसका रेसिस्टेंस काफी कम रहता है। तो हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि इसमें जो अगर रेसिस्टेंस कम है तो इसका वोल्टेज ड्रॉप बहुत कम होगा। इतना बात तो क्लियर है। जहां रेसिस्टेंस ज्यादा होता है, रेसिस्टेंस अगर कम है तो IR जो होगा वो यही ना वोल्टेज ड्रॉप होता है जी। तो IR का वैल्यू जो होगा वो भी कम होगा अगर रेसिस्टेंस कम है तो हम लोग यहाँ अपने सिंप्लिसिटी के लिए अभी अभी क्या कर रहे हैं, सिंप्लिसिटी के लिए क्या कर अज्यूम कर ले रहे हैं कि इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो 0 मान लेते हैं, समझे। तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा VCC के अक्रॉस जो है, VCC बराबर हम लोग क्या मान लेते हैं, 0। ठीक है, ये क्या किए, एज्यूम, ठीक है, इसको हम लोग 0 मान लिए, है ना। कि इसका रेसिस्टेंस देखो यहीं पे लिखे होंगे, सिंस करंट कॉइल आर मेड ऑफ थिक वायर्स देयर रेजिस्टेंस इज लेसर एंड हिंस देयर वोल्टेज ड्रॉप कैन बी इग्नोर्ड। अब जब इसका हम लोग वोल्टेज ड्रॉप इग्नोर कर देंगे तो तुम्हारा ये जो VPC है इसका वोल्टेज तो 0 हो गया, तो इसका वोल्टेज डायरेक्टली VL के बराबर हो जाएगा, है ना। तो हम यहाँ लिख सकते हैं V, ये जो बाहर का जो वोल्टेज है V बराबर VPC बराबर VL, यानी कि VPC जो है वो VL के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए हम लोग को यहाँ पे क्या किए हैं, इस करंट कॉइल का वोल्टेज ड्रॉप को क्या किए हैं, इग्नोर कर दिए। ठीक है, अगला एक और हम लोग एजम्पशन ये मानते हैं कि हमने क्या किया था भाई, हम क्या किए थे कि प्रेशर कॉइल में यहाँ पे सीरीज में एक रेसिस्टेंस लगाए थे, और हम ये चाहते थे कि इसका जो करंट है इसके वोल्टेज के साथ फेज में रहे, है ना जी। हम यहाँ पे बोले थे ना, हमारा रिक्वायरमेंट क्या है, हाई नॉन इंडक्टिव रेसिस्टेंस लगाए हैं, किस लिए, ताकि इसका जो प्रेशर कॉइल का वोल्टेज है इसके करंट के साथ इन फेज हो जाए, दोनों सेम फेज में रहे। तो ये भी एज्यूम कर लेते हैं कि दोनों सेम फेज में है, हम मान लिए हैं कि ये सेम फेज में हो सकता है, एक्चुअल सिनेरियो में सेम फेज में नहीं रहता है, तो उससे कुछ ना कुछ एरर आएगा। तो हम लोग देखेंगे आगे क्या क्या एरर आता है, एरर के लिए अलग से हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल हम लोग अपना एजम्पशन कर ले रहे हैं। इस एजम्पशन की वजह से पक्का एरर आने वाला है, ठीक है, लेकिन फिर भी इक्वेशन हमारा सिंप्लीफाई हो जाता है, इसी की वजह से हम लोग क्या करेंगे, ये एजम्पशन करेंगे। ठीक है, क्या क्या एजम्पशन किए जी, इस करंट कॉइल में हम लोग एज्यूम किए कि कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, पहला एजम्पशन।
इस कॉइल में कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं है, इसके वजह से प्रेशर कॉइल का वोल्टेज जो है लोड वोल्टेज के बराबर हो गया है कि नहीं। हम तुमको बोले थे कि जो हमारा वाट मीटर होता है वो तुम्हारा हमारा प्रेशर कॉइल जो होता है वो लोड का वोल्टेज मेजर करता है। तो हमारा ये रिक्वायरमेंट था कि ये जो प्रेशर कॉइल के अक्रॉस जो वोल्टेज रहे ना वो लोड वोल्टेज के बराबर हो, है ना। अदरवाइज अगर वोल्टेज थोड़ा सा अलग रहेगा तो कुछ एरर आएगा, अगर ये बराबर नहीं रहता तो एरर रहेगा। तो इसलिए हम अज्यूम कर लिए कि प्रेशर कॉइल का वोल्टेज इस VL के बराबर हो। ठीक है, ये जंक्शन हो गया। दूसरा हम ये मान लिए कि प्रेशर कॉइल का जो करंट है वो उस वोल्टेज के साथ क्या होगा, इन फेज होगा। तो देखो यहाँ पे मेरा एक इक्वेशन तो ये है, दूसरा इक्वेशन हम ये क्या हुआ, जो करंट कॉइल में जो करंट है वो करंट किसके बराबर है जी, वो लोड करंट के बराबर है, IL के, है ना। तो ICC इक्वल टू IL, देखो लोड में जो करंट है वो ICC के बराबर है, और जो तुम्हारा प्रेशर कॉइल के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो VPC, वो लोड वोल्टेज के बराबर है ना। तो प्रेशर कॉइल का करंट कैसे दिया जा सकता है जी, तो प्रेशर कॉइल का करंट का तुम लिख सकते हो VPC बटा RP, जहां RP जो है वो प्रेशर कॉइल का रेजिस्टेंस प्लस RV दोनों के बराबर है। देखो इस कॉइल का अपना एक रेजिस्टेंस होगा और एक सीरीज में तुम इसके साथ रेजिस्टेंस लगा दो, दोनों का जो सम होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, आरपी, क्या कहेंगे, RP, रेजिस्टेंस ऑफ प्रेशर कॉइल सर्किट। ठीक है, तो तुम लोग जानते हो अगर टोटल सर्किट रेजिस्टेंस है तो तुम्हारा करंट वोल्टेज बटा रेजिस्टेंस हो जाएगा, है ना। तो यहाँ क्योंकि सर्किट पूरा पूरा रेजिस्टिव है, इंडक्टिव है नहीं, तो इसमें कोई इंडक्टेंस वाला पार्ट नहीं है, तो डायरेक्टली हम लोग क्या किए हैं, VPC बटा आरपी कर दिए हैं। ठीक है, तो ये VPC किसके बराबर है, लोड के बराबर है, तो VL बाई RP, ये रिलेशनशिप हो जाएगा। अब तुम्हारा इक्वेशन 1, 2 एंड 3 जब तीनों को यूज करेंगे तो तुम्हारा ये रिलेशनशिप क्या आ जाएगा, TD इक्वल टू IL। देखो ICC के जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, IL, देखो लोड करंट। ठीक है, IPC की जगह पे क्या लिखेंगे, ये लिख देंगे VPC बटा RP, तो VPC बटा RP या फिर VL बाई RP डायरेक्ट लिख दिए। उसके बाद से cos फाई तो है ही, ठीक है, cos फाई यहाँ पे हम लोग लिख दिए। ठीक, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऐसे दिखाया गया ये फेजर डायग्राम, मान लो VL जो है लोड वोल्टेज इस तरह से है, तो लोड वोल्टेज बराबर V बराबर VPC, है ना। तो ये VPC का तुम्हारा ये हो गया फेजर, और IPC देखो उसी के साथ इन फेज में है, ब्लू वाला जो है वो IPC है, प्रेशर कॉइल का करंट उसके साथ इन फेज में है, और जो करंट कॉइल है ना वो उससे लैग कर रहा है, किससे, इस लोड वोल्टेज से तुम्हारा करंट जो है इतना लैग कर रहा है, लोड करंट से लोड, ये ICC बराबर IL है ना। तो लोड करंट जो है लोड वोल्टेज से इतना लैग कर रहा है, तो यहाँ पे एंगल फाई हो गया, तो यही एंगल तुम्हारा यूज कर लिया गया है यहाँ पे फाई, है ना। ठीक है, तो अल्टीमेटली हियर हियर फाई इज लोड पावर फैक्टर, है ना। तो ये आई फाई जो बेसिकली क्या हो गया तुम्हारा लोड का पावर फैक्टर, यही ना होता है जी, P बराबर VI cos फाई होता है। यहाँ पे cos फाई क्या होता है, V और I के बीच में रिलेशनशिप होता है, VL है वो IL हो गया, तो वही चीज यहाँ पे है, समझ गए। तो अल्टीमेटली मेरा रिलेशनशिप ये निकला, TD इक्वल टू VL IL cos फाई बटा RP इंटू DM बाई D थीटा, है ना। तो ये रिलेशनशिप मेरे काम का है जी, क्यों, क्योंकि देखो इसमें तुम्हारा ये जो है VL IL cos ट्रू पावर के, यानी हम बोल सकते हैं जो डिफ्लेक्शन टॉर्क है वो रियल पावर के जो उसके प्रोपोर्शनल है। बाकी सारा चीज अगर मान लो हम कांस्टेंट बना देते हैं, फिक्स कर देते हैं, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा इसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, है कि नहीं। तो हर इंस्ट्रूमेंट में हम लोग यही कर रहे थे, क्या कर रहे थे, तुम्हारा ये डिफ्लेक्शन टॉर्क निकाल रहे थे। अब स्प्रिंग कांस्टेंट है तो स्प्रिंग कांस्टेंट में ये रिलेशनशिप होता है कंट्रोल टॉर्क का, और स्टेडी स्टेट कंडीशन पे क्या होता है, TC इक्वल टू TD हो जाता है। बाकी सब जैसे इंस्ट्रूमेंट में हम लोग पढ़ रहे थे सिमिलर सिनेरियो, स्टेडी स्टेट कंडीशन में तुम्हारा पॉइंटर क्या है, तुम्हारा पॉइंटर जितना डिफ्लेक्ट हुआ कंट्रोल टॉर्क उतना ही देगा, तब ना तुम्हारा पॉइंटर जाके स्टॉप होगा उस पोजीशन पे। तो इसीलिए इन दोनों को इक्वल लिया जाता है। तो जब इन दोनों को इक्वल ले लिए तो फाइनल रिलेशनशिप ये मिलेगा, इससे तुम्हारा अल्टीमेटली थीटा का रिलेशनशिप ये मिल गया, के तुम्हारा यहाँ डाउन नीचे चला जाएगा तो तुम्हारा थीटा का रिलेशनशिप मिल जाएगा। तो यहाँ तुम क्लियरली ये देख लीजिए कि थीटा जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है जी, पावर के प्रोपोर्शनल है ना, VL IL cos फाई। ठीक, तो थीटा जब अब दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप है ना, अगर मान लो यहाँ पे पावर है और थीटा, तो दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप हो गया, तो तुम्हारा स्केल कैसा होगा, यूनिफॉर्म होगा, है ना। तो अगर ईडीएम वाट मीटर के लिए, अगर वाट मीटर की बात करते हैं, वाट मीटर को हम लोग इस तरह से दिखा सकते हैं, तो ईडीएम वाट मीटर के लिए तुम्हारा स्केल क्या होगा, यूनिफॉर्म। लेकिन अगर बात करते हैं ईडीएम आमीटर में, तो ईडीएम आमीटर में क्या होता था, थीटा बराबर आई स्क्वायर, थीटा प्रोपोर्शनल आई स्क्वायर होता था, नॉन लीनियर, है ना। थीटा प्रोपोर्शनल होता था वी स्क्वायर वोल्टेज वोल्ट मीटर में, है ना। आमीटर में ऐसा होता था, ठीक है, वोल्ट मीटर में कैसा होता था, इस तरह से रिलेशनशिप रहता था। तो बट स्केल इज नॉन यूनिफॉर्म फॉर ईडीएम आमीटर एंड वोल्ट मीटर। तो ये ध्यान रखना, इलेक्ट्रोडायनामोमीटर पूछे
तो स्केल लीनियर होता है कि नॉन लीनियर, वो डिपेंड करेगा कि पावर मेजर करना है कि वोल्टेज मेजर करना है कि करंट मेजर करना है। अगर आपको पावर मेजर करना है यानी कि वाट मीटर की तरह अगर यूज कर रहे हैं तो स्केल यूनिफॉर्म होगा, और अगर आप करंट या वोल्टेज मेजर कर रहे हैं तो आपका स्केल क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा। ठीक है, तो ये हो गया इसका प्रिंसिपल। ठीक है, अब जो है कंस्ट्रक्शन आज बता दिए और प्रिंसिपल बता दिए। अब इन दो चीजों में तुम लोगों को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है, क्योंकि इससे ज्यादा हम नहीं बताने वाले, और यही चीज एब्जॉर्ब कर लो आज, वही बहुत है। ठीक है, अगला दिन जो होगा तुम्हारा क्या होगा, इसमें एरर क्या क्या आता है वो हम लोग देखेंगे। एरर क्या आया और एरर का क्या क्या कंपनसेशन होता है वो देखेंगे। जैसे मान लो हम यहाँ पे दो चीजें एज्यूम किए ना जी, करंट कॉइल का हम लोग इसको जीरो मान लिए, तो एक्चुअल में इसको जीरो मानने से कुछ ना कुछ एरर आएगा। वैसे ही हम लोग क्या मान लिए कि इन दोनों को इन फेज मान लिए, तो इन दोनों को रियलिटी में इन फेज नहीं रहता है, तो इसके वजह से भी एक एरर आएगा। ठीक है, तो ये सब हम लोग को इस कंडीशन में देखना है। चलो ठीक है, अब इसमें किसी को डाउट है तो वो पूछ सकते हैं वो डाउट को, अदरवाइज आज का क्लास तो इतना ही पे, मतलब इतना ही हमको बताना ही है। ठीक है, आप लोग अभी ऑब्जर्व कर लो तो ठीक है, जो डाउट है जिसको वो पूछ सकते हैं।